सवालों के घेरे में आज गुड्डू तक्षक हैं और खास बातचीत करेंगे चरखी दादरी हलके को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग है, दावेदारी ठोक चुके हैं चौधरी निहाल सिंह तक्षक। लेकिन उसके बाद आपका परिवार कभी राजनीति में नहीं आया, लेकिन अब आपकी रुचि जागृत हुई, क्यों? हमने जवानी में के पैरे में वकालत के साथ साथ तक्षक साहब को पढ़ा, लोगों ने बताया, तो यूँ सोचा कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि 15 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमारे आंदोलन भी सफल हुए, तो फिर आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हमने एक किस्म से फिल्टर पार रखे हैं अपने काम से। जजों की शिकायत की है, IAS IPS के ट्रांसफर करवाए, DC का PA गिरफ्तार हुआ, SDM के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, पुलिस अंदर करवाई है, इनकाउंटर खोले हैं। पुलिस के खिलाफ कौन बोले आज के दिन? मैं तो लगातार 15 साल से बोल रहा हूँ। अब दिक्कत कहाँ आ गई? जो मैं मूवमेंट करता हूँ वो मूवमेंट में 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाता है, और उस मूवमेंट्स में जो ऊपर जो ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण है, तो राजनीति में भी गंदगी आ गई। तो दिमाग में ये आ रहा है कि अगर जनता मौका देती है, कोई पार्टी मौका देती है, तो राजनीतिक गंदगी को साफ कर देंगे। हमारे तो खनिज गए, हमारे पहाड़ गए, ठीक है, हमारी जमीन खत्म हो गई, हमारा पानी खत्म हो गया, हमारी हवा खत्म हो गई, रोड पे हमारे लोग मर रहे हैं। आपने कोई नेता दादरी का बोलता देखा है अब तक? जब तक कोई नेता बनता नहीं है, वो शुरुआत में ऐसी लच्छीदार बातें करता है, जैसे आप कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे। हालांकि आज तक कोई भी नेता सिस्टम बदल नहीं पाया, बल्कि वो खुद सिस्टम के साथ साथ अपने आप को बदल लेता है। मैंने तो ये सिस्टम बदल रखा है, आपके सामने है। हमने तो टायर पे पानी डाल रखे बहुत से लोगों के, हमने तो कर रखा है 15 साल है। जनता क्यों भरोसा करे? सारे नेता यही बातें बोलते हैं। अब चुनाव आ चुका, आप देखेंगे जो भी नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे वो इसी तरीके से कहेंगे। हालिया विधायक भी दोबारा मैदान में जाके कहेंगे मुझे फिर बनाइए, मैं काम करके दिखाऊंगा। जनता का तो 100% भरोसा है, और अगर हमारे पास टिकट आ जाती है तो फिल्टर चौक कर देंगे। ये जो पुराने मैन्युफैक्चरिंग इंजन है ना, जिनकी इतनी मोटी गर्दन हो चुकी है, जिनके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई दिमाग में कोई बात नहीं है, टिकट पैसा बेटे औलाद, फिल्टर चौक कर देंगे सबके। सदस्यता तो आपने शायद अभी तक नहीं ली है कांग्रेस पार्टी की? बहुत पहले पीढ़ी दर पीढ़ी की सदस्यता है। कौन सी सदस्यता होती है? कहाँ होती है वो सदस्यता? पीढ़ी दर पीढ़ी की। जब कांग्रेस का जन्म हुआ था उस समय से ना कांग्रेसी हैं। सब लोगों को दरबार ही बनना है। हुड्डा साहब के पास चले जाते हैं, कोई किरण के पास चला जाता है, कोई शैलजा के पास चला जाता है, कोई कहीं चला गया होगा। इस रोड पे बोलता हुआ कोई दिखाई दिया क्या? बिना दरबारी बने आज के समय में कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है? क्या लगता है आपको? हमने आज़ादी पाई, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने खोया है। हम गुलाम नहीं होंगे किसी के। दरबारी बनना एक किस्म का गुलामी है, तो हम गुलाम नहीं बनेंगे। अब बात की जाए बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की, कैसा रहा ये कार्यकाल? मैं तो यूं कह रहा हूं, इस 10 साल में कोई आप भी गया होगा 100-200 करोड़ रुपया अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो आपको दिखाई भी दे रहा है कहीं? आपके विधायक कहते हैं कि हमने जितने काम करवाए अब तक दादरी में नहीं हो पाए। बता तो दो कहाँ है, वो गिनवा तो दो कहाँ है। पार्टी टिकट ना दे वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर जनता कहती है कि एडवोकेट साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, टिकट ना मिले, तो क्या रहेगा फैसला? 1 मिनट में लड़ देंगे, कोई रॉकेट साइंस है चुनाव लड़ना। जनता दादरी की बड़ी अच्छी है, बारडाई बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जनता लोगों को पसंद करती है। 1 मिनट में लड़ देंगे, 1 मिनट में फैसला कर लेंगे। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री जब चरखी दादरी में आते हैं तो आप उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं, लेकिन कल को अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आपने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ भी इसी तरीके से बोलेंगे? अब भी बोल लग रहा हूं कि कांग्रेस के लोकल नेताओं ने भट्ठा बैठा दिया कांग्रेस का, तभी तो बीजेपी आई है। अब भी बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा, 1000 बार टिकट ना मिले से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूदा चरखी दादरी कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने चुनाव को देखते हुए अपनी दावेदारी तो ठोक दी, लेकिन पेशे से वकील भी है, यानी कि सवाल जवाब का काम अक्सर इनका होता है। लेकिन आज हमारे सवालों के घेरे में खुद वकील साहब फंस चुके हैं। खास बातचीत करेंगे एडवोकेट गुड्डू तक्षक। नाम संजीव है, लेकिन गुड्डू तक्षक के नाम से प्रसिद्ध है। लोग जो इनको गुड्डू के नाम से ही जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आज गुड्डू तक्षक हैं और खास बातचीत करेंगे चरखी दादरी हलके को लेकर, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग है, दावेदारी ठोक चुके हैं। चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं अब ये भी अन्य नेताओं के साथ साथ नजर आने वाले हैं। तो क्या जो इनको जरूरत लगी, अच्छा खासा पैसा चल रहा है, वकालत चल रही है, उसको छोड़कर राजनीति में जाना और राजनीति में जाकर क्या करना चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, हर चीज से आप रूबरू करवाएंगे। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी प्रिंस भाई और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस इलाके की या दक्षिणी हरियाणा की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सबसे है ना तुलनात्मक है ना आपका चैनल है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। एडवोकेट साहब बड़ा लंबा चौड़ा आपका संघर्ष रहा है, पूरी फाइल आपने हमें दिखाई। ये एक लंबी चौड़ी जो फाइल है इनकी पूरी कामों से भरी हुई, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर संघर्ष करना हो। लेकिन राजनीति में आना, आपके दादाजी के बारे में हमने बहुत सुना है, चौधरी निहाल सिंह तक्षक, लेकिन उसके बाद आपका परिवार कभी राजनीति में नहीं आया। लेकिन अब आपकी रुचि जागृत हुई, क्यों, क्या करना चाहते राजनीति में? देखिए, मैं चौधरी निहाल सिंह तक्षक की बात करूं तो हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है और तमाम उम्र मेहनत भी करें ना तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि जिस उम्र में हम हैं तो मेरी उम्र 40-42 साल होगी। वो तो 1911 में उनका जन्म हुआ था, 1937 में MLC बन गए थे और राज है ना वहाँ पे दिल्ली है ना यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बन गए थे और 1937 में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बन गए थे। 1937 में उन्होंने स्कूल खोलने शुरू कर दिए जब एजुकेशन पे बैन था। तो उस एज में उन्होंने जो करना कर दिया वो है ना किसी सोने की कलम से लिखने जैसा है। तो हम उनकी तो पैरों की धूल भी नहीं है। बाद में जो राजनीति का ना सिस्टम बदल गया था, तक्षक साहब भी राजनीति में मुख मोड़ गए थे अपने लास्ट समय में, तो राजनीति की है ना परिभाषा बदल गई थी, चीज़ें बदल गई थी, पैसे की राजनीति होगी, दलगत राजनीति होगी। आज़ादी से पहले के जो मूवमेंट थे वो अलग थे, आज़ादी के बाद के जो मूवमेंट है ना वो मूवमेंट ही बदल गए। तो हमारा परिवार इस है ना चीज़ से दूर हो गया था, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी दूर था। हमने जवानी में के पैरे में वकालत के साथ साथ तक्षक साहब को पढ़ा, लोगों ने बताया, तो यूँ सोचा कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वकालत के साथ साथ जिस साइड निगाह गई, जहाँ मुझे ये लगा कि यहाँ मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की बात है, एजुकेशन की बात है, स्लम एरिया की बात है, गरीब आदमी के न्याय की कोई बात है, थाने में गलत हो रहा है, तहसील में गलत हो रहा है, BDO ब्लॉक में गलत हो रहा है, नगर पालिका में गलत हो रहा है, हॉस्पिटल में गलत हो रहा है, ठीक है ना, CWC गलत कर रही है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गलत कर रही है, गुरुकुलों में गलत हो रहा है, अनाथ आश्रम में गलत हो रहा है, कोर्ट परिसर में गलत हो रहा है, पुलिस गलत कर रही है। मतलब मेरी अगर इस मूवमेंट्स की बात करोगे आप 15 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट मेरे साथ छूटता रहा हो। तो ये टसन थी कि सोचा भी ठीक है, 2 वक्त की रोटी चल रही है, साथ साथ काम कर लें। और दूसरी बात ये होगी, मुझे एक अच्छी टीम मिल गई, अच्छी टीम मिलती रही, मतलब समाज ने ना आँख मीच के ट्रस्ट किया। तो मेरा मूवमेंट आज तक कोई नहीं मरा है। आप 2010 से लेके आज तक मैंने जितने मूवमेंट उठाए छोटे बड़े, किसी में मुझे नीचे गर्दन नहीं करनी पड़ी, सोसाइटी ने ये नहीं कहना पड़ा, सिस्टम ने ये नहीं कहना पड़ा, इसका मूवमेंट उठा था। तो हर मूवमेंट मेरा सफल रहा है। तो हालात ये देखे, जैसे अब हम देख रहे हैं, आपने मोटे मोटे मामले देखेंगे, कई कितने हज़ार करोड़ के ओवरलोडिंग के मामले थे, माइनिंग के मामले थे, यहाँ पे ना किसानों की ज़मीन खत्म हो रही है माइनिंग से, ठीक है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो इंसान के लिए जीने के लिए पानी और हवा 2 चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें दोनों खत्म होगी। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 चला गया। आज तक आपने कोई देखा कोई नेता बोलता हो दादरी में? हमारे सब मैं रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि पिछले 15 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं, अच्छी खासी टीम आपके पास, अच्छा आपका पैसा चल रहा है, फिर राजनीति में आने की जरूरत क्या? आप कहते हैं कि 15 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमारे आंदोलन भी सफल हुए हैं, यानी कि जो बात आप उठाते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं वो सिरे चढ़ रहा है, तो फिर आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मेरी जुडिक्शन है ना, इस जुडिक्शन में हमने कई वकालत में ऐसे है ना, एक किस्म से मैं तो यूँ कहूँगा, गर्व नहीं कहता मैं, घमंड नहीं कहता, घमंड की बात नहीं करता, आपको हो सकता लगे, दर्शकों को लगे, हमने एक किस्म से फिल्टर पार रखे हैं अपने काम से। जजों की शिकायत की है, IAS IPS के ट्रांसफर करवाए, आचार संहिता में तोमर दंपति का रात को ट्रांसफर करवाया, सुबह 6 बजे आके मुकेश आहूजा ने है ना काउंटिंग कराई, कितनी बड़ी बात थी। DC का PA गिरफ्तार हुआ, SDM के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, पुलिस अंदर करवाई है, इनकाउंटर खोल रहे हैं। पुलिस के खिलाफ कौन बोले आज के दिन में? मैं तो लगातार 15 साल से बोल रहा हूँ। अब दिक्कत कहाँ आ गई? जो मैं मूवमेंट करता हूँ वो मूवमेंट में 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाता है, और उस मूवमेंट्स में जो ऊपर जो ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण है, तो राजनीति में भी गंदगी आ गई।
तो दिमाग में ये आ रहा है कि अगर जनता मौका देती है, कोई पार्टी मौका देती है, तो राजनीतिक गंदगी को साफ कर देंगे, मेरी आवाज चेंज नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, वहीं विधानसभा में हुआ, दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान देखेगा, हरियाणा देखेगा कि है ना, ऐसे भी लोग हैं। तो राजनीतिक जो सिस्टम है उससे हमारा नीचे का सिस्टम बदल सकता है, उसको बदलने के लिए आगे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्रयास कर रहे थे, वकालत अच्छी चल रही है, टीम अच्छी है, वकालत का पैसा यूं ही चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो सोचा कि इस प्लेटफार्म पे भी जाके देखते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे मंत्री आते थे पहले, ओम प्रकाश धनखड़, राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं, ग्रीवेंस सुनने के लिए आए हैं, ठीक है ना, उनसे कोई समाधान नहीं हो रहा। लास्ट टाइम आपने देखी होगी, आपने कवर भी किया था, अनूप दाना की ग्रीवेंस थी, ठीक है ना। मैंने उनको बताया भी आप चोर हैं, आप सिस्टम को खा रहे हैं, नीचे वालों को क्या आदेश दोगे भाई, आप अपने डिपार्टमेंट की बताइए, आपके पास जो डिपार्टमेंट है उसकी बताइए। तो उसके पास जवाब नहीं, उसने कह दिया भाई एक टीम बनाएगी डीसी, वो जांच करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। डीसी ने तो टीम बना के जांच कर दी, 3 लीज कैंसिल कर दो। ऊपर मूलचंद शर्मा बैठा है, वो खा गया माल को। अब मूलचंद शर्मा ग्रीवेंस में है, वो मेरे से पूछ रहा है क्या मामला है। फिर मैंने बताया कि ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं, बोला 100 ट्रक मैंने भी देखे हैं, कौन बंद करेगा, कहां जा रहे हैं इतने 1000 करोड़ रुपए। आपके पास सीआईडी है, दादरी में अगर एक सिपाही के खिलाफ भी हम आंदोलन करते हैं ना, तो 5 मिनट में व्हाट्सएप सीआईडी का डीजीपी सीआईडी जाता है। क्यों नहीं बंद हो रहा? ये नेता मार खा रहे हैं, सिस्टम मार खा रहा है। और एक गलत चीज, हमारे तो खनिज गए, हमारे पहाड़ गए, ठीक है, हमारी जमीन खत्म हो गई, हमारा पानी खत्म हो गया, हमारी हवा खत्म हो गई, रोड पे हमारे लोग मर रहे हैं। आपने कोई नेता दादरी का बोलता देखा है अब तक कि किसी मुद्दे पे कोई नेता बोला हो? बीजेपी का देख लो आप, किसी ग्रीवेंस में देख लो आप, कांग्रेस का लीडर बोलो, कांग्रेस का काम था एजुकेशन के लिए आवाज उठाना, हेल्थ के लिए आवाज उठाना, करप्शन पे आवाज उठाना। आपने दादरी में एक भी आदमी बोलता हो तो देखो, तो हमने सोचा ये कौन बोलेगा, अब हम बोल रहे और क्या करें। सब लोगों को दरबार ही बनना है, हुड्डा साहब के पास चले जाते हैं, कोई किरण के पास चला जाता है, कोई शैलजा के पास चला जाता है, कोई कहीं चला गया होगा। इस रोड पे बोलता हो को दिखाई दिया क्या? किसानों के लिए को बोलता हो दिखाई दिया हो? हम तो वो लोग हैं कि अपने परिवार के सहित है ना, 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन में पहली गिरफ्तारी हमारी थी हरियाणा में, 7 साल के बच्चे के साथ मेरी गिरफ्तारी थी। तो हमें दर्द है और ये लग रहा है कि ये मेरा काम वकालत में और कोई कर रहा है, ये साथी कर रहे हैं, तो मैं रिलैक्स हूं। ये काम दादरी के नेता कर दो भाई। आप ये बता दो पूरे जिले में एक भी स्कूल में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ जाए, बताओ कहां पढ़ेंगे गरीब आदमी के बच्चे? आपने 4 मॉडल स्कूल खोल दिए होंगे, मेरे बागी का बच्चा कहां जाएगा, इमलोटा का बच्चा कहां जाएगा, मोरवाड़ा का बच्चा कहां जाएगा, चीना का बच्चा कहां जाएगा, बताओ आप, अटेला का बच्चा कहां जाएगा? एक भी तो जिले का स्कूल बता दो। जो आदमी गरीब घर में पैदा हो गया, सरकार टैक्स ले रही है, बड़े बड़े रेवेन्यू दे रहे हैं, तो जो बच्चे गरीब घर में पैदा हो गए वो कहां पढ़े? उनकी क्या गलती है? दादरी में 80 एमओ की जरूरत है, मेडिकल ऑफिसर की जरूरत है, कितना बड़ा जिला है, 10% भी नहीं है। एक आदमी बीमार होता है, वो पता हो कहां जाए। तो चीजें इतनी खराब होगी। दूसरी बात ये देखो, आप थाने में को घुस के दिखा दो कैसे एफआईआर होती है, कैसे अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। तहसील में घुस के दिखा दो आप कैसे रजिस्ट्री हो रही है, कैसे चीजें हो रही हैं। नगर पालिका में घुस के दिखा दो आप, जो पैसे वाला उसको पैसे वाला बनना है, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन उसको अपना बेटा ही पॉलिटिशियन बनाना है, उसको अपना पड़पोता ही पॉलिटिशियन बनाना है, लोअर रोड पे कोठियां बनानी है, गुड़गांव दिल्ली में फ्लैट लेने हैं, इसके अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया। एडवोकेट साहब, जब तक कोई नेता बनता नहीं है, वो शुरुआत में ऐसी लच्छीदार बातें करता है, जैसे आप कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे। हालांकि आज तक कोई भी नेता सिस्टम बदल नहीं पाया, बल्कि वो खुद सिस्टम के साथ साथ अपने आप को बदल लेता है, उसी सिस्टम में ढल जाता है। आपकी कितनी श्योरिटी माने? आप भी तो वही बातें कर रहे हैं। मैंने तो ये सिस्टम बदल रखे, आपके सामने है। पुलिस अंदर कराई है, एसडीएम तहसीलदार पे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, और लोडिंग में है ना क्या नाम है, कितने कर्मचारी अंदर कराए हैं, डीसी का पीए गिरफ्तार कराया, रातों रात गलत आदमी को ट्रांसफर करवाए हैं। हमने तो टायर पे पानी डाल रखे बहुत से लोगों के, हमने तो कर रखा है। 15 साल है, जेलों में जा चुके हैं झूठे कई बार है, और पैसे के ऑफर आ चुके हैं बहुत बार। जब हजारों करोड़ रुपए के हम मामले उठा रहे हैं, तो कॉमन सी तो बात है कि हमारे पास पैसे के ऑफर भी आएंगे। क्या नहीं है हमारे पास, आप बताइए। तो हमने तो 15 साल पहले काम किया है। किसी एक आदमी के पास दिखा दे, चाहे कोई मंत्री बनाओ, कोई संतरी बनाओ, कोई एमएलए बनाओ, किसी ने किसी के ना उंगली पे पेशाब कर रखा हो बनने से पहले। जनता क्यों भरोसा करे?
सारे नेता यही बातें बोलते हैं। अब चुनाव आ चुका, आप देखेंगे जो भी नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे वो इसी तरीके से कहेंगे। हालिया विधायक भी दोबारा मैदान में जाके ये कहेंगे मुझे फिर बनाइए, मैं काम करके दिखाऊंगा। हालांकि आज तक काम ना हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन सारे नेता ये बात बोलते हैं जनता भरोसा करे तो क्यों करे और कैसे करे भरोसा। जनता ने तो मेरे ऊपर 1000 बार भरोसा किया है। छोड़ो ये क्या नाम है ना, और अगर गलती से अगर मान लिया जाए, आप कह रहे हैं इतनी आसान नहीं है टिकट, हमने कांग्रेस पार्टी में फॉर्म भर दिया, इतनी आसान नहीं है क्योंकि हम दरबारी नहीं है, चीजें इतनी आसान नहीं, हम मेंटली प्रिपेयर हैं। पर हम जनता को ये बता रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करें। हम जनता को ये बता रहे हैं ये जो फॉर्चूनर लिए घूम रहे हैं इनको क्या करना चाहिए आपके लिए। कोई किसी के दुख दर्द में शामिल है, मेरा तो दरबार खुला है, मैं तो 12 महीने राजनीति करता हूँ, 12 महीने लोगों की परेशानी देखते हैं हम। तो हमारे पास एक अच्छी खासी टीम है। आपके साथ गलत हो गया, कोई थाने में जाने के लिए खड़ा है, हो सकता है आपके खिलाफ है, आपके हक में या आपके खिलाफ, किसी की हिम्मत है नेता की। अगर आपने गलत कर दिया तो आपके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है नेता की, आपने ठीक कर दिया तो आपके साथ जाने की हिम्मत नहीं है। हम तो वो हिम्मत रखते हैं, चल भाई डीसी के चाल, तहसीलदार के चाल और कहीं चाल, और किसी के साथ पंगा लेने की हिम्मत भी करते हैं। ये फोन करते हैं अपने आदमियों के लिए, एसडीएम साहब देखना, तहसीलदार साहब देखना, डीसी साहब देखना, ठीक है। हमारा वो सिस्टम नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, और कर रखे है। तो जनता का तो 100% भरोसा है, और अगर हमारे पास टिकट आ जाती है तो फिल्टर चौक कर देंगे। ये जो पुराने मैन्युफैक्चरिंग इंजन है ना, जिनकी इतनी मोटी गर्दन हो चुकी है, जिनके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई दिमाग में कोई बात नहीं है, टिकट पैसा बेटे औलाद, फिल्टर चौक कर देंगे सबके, अगर हमारे को टिकट मिलती है तो। एडवोकेट साहब, टिकट की जहां तक बात आती है, कांग्रेस पार्टी में आपने पर्चा भर दिया कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक चरखी दादरी से, सदस्यता तो आपने शायद अभी तक नहीं ली है कांग्रेस पार्टी की। बहुत पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी की सदस्यता है। कौन सी सदस्यता होती है, कहाँ होती है वो सदस्यता? पीढ़ी दर पीढ़ी की, जब कांग्रेस का जन्म हुआ था उस समय से ना कांग्रेसी हैं। और बोलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी की सदस्यता हमारी। राहुल गांधी के साथ यात्रा में हम शामिल रहे, दीपेंद्र हुड्डा के ना चुनाव में डोर टू डोर रहे, कौन सी सदस्यता की बात करते हो आप? और मैं दावेदार हूं, अच्छा दावेदार हूं। तो क्या लगता है टिकट मिल पाएगी? ना। लाइन में बहुत सारे लोग हैं, नए नेता भी हैं, पुराने नेता भी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं, मोटी मोटी फर्म हैं, सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं, सभी लोग आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ते हुए देखे जाएंगे, सभी लोग कांग्रेस से टिकट भी चाहते हैं। ऐसे में गुड्डू तक्षक अपने आप को कहां देख रहे हैं? मैं तो यूं कह रहा हूं, अगर 50 आदमी लाइन में है तो मैं 50वें नंबर पे हूं, पर मैं यूं कहता हूं 49 आदमी मेरे बराबर काम बता दो, मैं तो 50वें नंबर पे हूं लाइन में। पर 49 आदमियों का काम एक साइड रख दो, मेरे काम एक साइड रख दो। कोई विधायक बना होगा कांग्रेस में, वो टिकट मांग रहा है, वो कह रहा है मैं पैसे लगाए, मैंने घर से लगा दिए, पहले लोअर रोड पे कोठी बनाई होगी, बच्चे कामयाब करे होंगे, और कहीं अट्टा गट्टी करी होगी, उसके बाद दूसरा नंबर आया होगा, सड़क बनी उसमें कमीशन खाया होगा, पुल बना उसमें कमीशन खाया होगा, डिग्गी बनी उसमें कमीशन खाया होगा। जो लोग आज दावेदार हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख ले एक बार पीछे, 10 साल पीछे जाके, एक मैं दावेदार हूं। तो मैं तो यूं कह रहा हूं कि जो कोई कह रहा है कि कांग्रेस टाइम में पैसा लगा था, घर से दे दिया कांग्रेस ने। जेजेपी टाइम में ना सॉरी इनेलो का समय था जब गांव करोड़ों रुपए देते थे, घर से दे दिए। हमारे टैक्स के पैसे हैं, घूम फिर के हमारे पास आ रहे हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और कुछ है, सड़क, ये गलियां सड़क कभी से बनती हैं जब से देश आजाद हुआ है। तो हम किसी आदमी का एहसान क्यों माने भाई? सिस्टम साफ सुथरा हुआ क्या? कोई डिपार्टमेंट साफ सुथरा हुआ क्या? आप मुझे ये बताइए, सिंगल डिपार्टमेंट बता दो पूरे जिले में कि ये डिपार्टमेंट साफ सुथरा है। तो कोई नेता बोलता है क्या कि भाई कमेटी पारदर्शी होनी चाहिए, बीडीओ ब्लॉक पारदर्शी होना चाहिए, तहसील पारदर्शी होनी चाहिए, थाना पारदर्शी होना चाहिए? कोई भी आदमी बोलता है क्या? तो मैं तो उस सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरे से ना बदला जाए, हो सकता है मुझे टिकट ना मिले, हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि आपके नेता कैसे होने चाहिए। मेरा तो सब्जेक्ट ये है, क्यों अनाइन के दरबारी हम बने, और क्यों हम अपने आप को मानसिक गुलाम बनाएं। तो आपको क्या लगता है बिना दरबारी बने आज के समय में कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है? क्या लगता है आपको? क्या जो आपके ऊपर बड़े नेता बैठे हैं जिसको आला कमान बोलते हैं, उन नेताओं के आंखों में अगर आप रखेंगे तो आपको क्या लगता है, आपको आगे बढ़ने देंगे? आप जिस तरीके की भाषा यूज करते हैं, आपको लगता है कि आपको वो लोग आगे बढ़ने दे सकते हैं? स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती है, और स्वतंत्रता के लिए खोना पड़ता है। हमने आज़ादी पाई, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने खोया है। हम गुलाम नहीं होंगे किसी के। दरबारी बनना एक किस्म का गुलामी है, तो हम गुलाम नहीं बनेंगे।
कहीं ना कहीं किसी कहीं और से भी उम्मीद है कि गुड्डू रक्षक अगर कांग्रेस से नहीं मिलती तो दूसरी इधर उधर से टिकट लेके आ सकते? हमारे अंदर गैरत है, लोभ लालच में हमने अपनी गैरत नहीं छोड़ी है। हमने कांग्रेस से फार्म भरा है, कांग्रेस की टिकट पे अगर मौका मिलता है चुनाव लड़ेंगे, अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो जैसे हम अपने वैसे काम करते रहेंगे। हम ना ये नहीं है कि भाई उस लोभ लालच में, उस वासना में है ना अपने आप को कहीं भी बेच देंगे, नहीं बेचेंगे। बिना टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे गुड्डू तक? मतलब बहुत कम चांस हैं, फिर भी सारी जनता कहेगी, लोग कहेंगे, हालात कहेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम बिना टिकट चुनाव लड़ें। तो फिर साथ साथ किसका देंगे? अगर टिकट ना मिले तो फिर साथ किसका देंगे? सारे नेता आपके साथी हैं, सारे नेता आपके जानकार हैं, सारे नेता आपके करीबी हैं, किसका साथ देंगे? जो भाई कांग्रेस को ना यहाँ पे है ना जो कैंडिडेट होगा तो कॉमन सी बात है उसी का साथ देंगे। और अपना सिस्टम में ना भाई जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम मैं नहीं कर पाया तो उम्मीद करूंगा वो दूसरा भाई कर दे। आपने कहा कि आप पीडीओ से कांग्रेस में हैं, लेकिन अब बात की जाए बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की, कैसा रहा ये कार्यकाल? कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? कितने काम हुए दादरी क्षेत्र में, दादरी हलके में? और इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के 10 साल के मुकाबले आप कांग्रेस के 10 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, पैसा कांग्रेस में भी आया, पैसा बीजेपी में भी आया, कम ज़्यादा हो गया होगा। ये गली सड़कें कांग्रेस में बनी हैं, इनेलो में बनी हैं, बीजेपी में बनी हैं। कांग्रेस टाइम में 20 करोड़ का पुल था, 15 करोड़ का पुल था, उसमें 10% ठेकेदार खाते थे, अधिकारी खाते थे, नेता खाते थे। अब वो पुल 100 करोड़ का हो गया, उसका कमीशन भी सेम है। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ इस 10 साल में कोई आप भी गया होगा 100-200 करोड़ रुपया अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो आपको दिखाई भी दे रहा है कहीं? यार हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, 1947 में आज़ाद हुए, आज तक हमारे पास दादरी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। आदिवासियों की तरह जीवन है। बताइए, दादरी सारा एक साधारण इलाका है, खेतीहर लोग हैं, किसान लोग हैं। कोई आदमी ईमानदार आदमी है, खेती करता है, उसका बच्चा बहुत क्या नाम टैलेंटेड है, वो कहाँ पढ़ा है? बताइए आप। आपके विधायक कहते हैं कि हमने जितने काम करवाए अब तक दादरी में नहीं हो पाए। बता तो दो कहाँ है, वो गिनवा तो दो कहाँ है। कागज पे पैसा चेक से ट्रांसफर हो गया कहीं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, उस चेक में से पैसा किसी ठेकेदार ने फर्म एजेंसी निकाल लिया, उसमें से अलग अलग 4 जगह बट गया। यही तो काम हुआ, ये तो कांग्रेस में भी हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी का एक आदमी ये बता दो कि मैंने ये काम किया है, और कांग्रेस का आदमी एक ये बता दो पूरे दादरी में अगर मेरा काम ही है, काम तो बता दो। हम तो काम बता रहे हैं अपने, हम तो भाई काम बता रहे हैं। कहीं गलत के साथ खड़े हो आप या सही के साथ खड़े हो। मौन रहने का मतलब क्या है? ये लोग लगभग मौन रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है इन्होंने दिल्ली 10 चक्कर लगा दिए हों, किरण के पास 10 चक्कर लगा दिए हों, 20 चक्कर हुड्डा के पास लगा दिए हों, इसके अलावा इनके पास कोई काम हो तो मुझे पूछ लेना एक बार किसी से। तो गुड्डू साहब, आपने बताया कि बीजेपी का कार्यकाल भी वैसा ही रहा जैसे ऐसा ही कांग्रेस का रहा, ऐसा ही इनेलो का राज रहा, तो आप कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस की तरफ इतना झुकाव क्यों है? कांग्रेस की तरफ इतने झुक क्यों रहे हैं? कांग्रेस की तरफ आपका मन क्यों है? आपने ये बताया कि बीजेपी में जो काम हुए ऐसा ही काम कांग्रेस के राज में भी हुआ, फिर भी आपको कांग्रेस पसंद क्यों है? पहली पसंद आपकी क्यों बनी? पारिवारिक पृष्ठभूमि है। एक बात, ऊपर की जो कांग्रेस है ना, राहुल गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, वो निष्कलंक रहे हैं। 1947 से लेकर 1964 तक नेहरू का कार्यकाल रहा है। को पेन टेक के दिखा दो, चाहे 2004 से लेकर आप 14 के बीच में देख लो आप, या उससे पहले देख लो आप। जो लोग कांग्रेस में आए, जिनको मौका मिला, उन्होंने लूटा कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं लूटा, सोनिया और ने नहीं लूटा, इंदिरा और ने नहीं लूटा, नेहरू और ने नहीं लूटा। और उन्होंने अच्छे राष्ट्रपति, अच्छे प्रधानमंत्री दिए। फिर मैं कह रहा हूँ मनमोहन जैसे ईमानदार आदमी ना दिए। तो उन लोगों में लालसा नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी के पास भी मौका था प्रधानमंत्री बनने का, तो ये सोचा कि हमारी कहीं ना कहीं चाल मिल जाएगी ऊपर की नीचे की, तो ऐसे लोगों को पसंद करेंगे तो हम उस पसंद में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमारी कांग्रेस में आस्था आई है। तो एडवोकेट संजीव तक्षक का ठिकाना कहाँ है हरियाणा कांग्रेस के अंदर? हुड्डा साहब की तरफ झुकाव है, कुमारी शैलजा की तरफ झुकाव है, उदयवान से चाहते हैं कि वो उधर से हमें टिकट मिलेगी, दीपक बाबरिया की तरफ झुकाव है कि वो हमें टिकट दिलवा देंगे, या फिर राहुल गांधी सीधा सोनिया गांधी से कहीं ना कहीं टिकट की उम्मीद लगा रहे हैं? मेरा ये मानना है, अगर कांग्रेस का ट्रांसपेरेंट ढांचा है तो किसी भी गांव के एक मजदूर आदमी से लेकर राहुल गांधी तक एक हर इंसान की एक ना बराबर डिग्निटी है। अगर उनका जो मैसेज है वो साफ सुथरा है, तो हिंदुस्तान के हर छोटे तबके का जो आदमी है उसकी, और खड़के सबसे बड़ी चीज आज पार्टी अध्यक्ष है, उसकी डिग्निटी बराबर है। तो मैंने एक बार आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं दरबारी गया हूँ,
हुड्डा परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध है। सभी विधानसभा के मेंबर रणबीर हुड्डा जी भी थे, मेरे दादाजी भी थे, हमारे पारिवारिक संबंध है हुड्डा परिवार से। संगठनात्मक जो मिलना जुलना है वो संगठन के जो लोग हैं मैं उनसे मिलूंगा। जो आदमी संगठन में नहीं है वो चाहे कहीं बैठा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो करीबी किसी के नहीं है? मैं किसी का करीबी नहीं हूँ, हम अपने काम के करीबी हैं। आजकल जो नेता मैदान में है, कोई कहता है कि हम कुमारी शैलजा के बेहद करीब है, कुमारी शैलजा हमारी नेता है, कोई कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता है, कोई कहता है दीपेंद्र हुड्डा युवा नेता है, युवा जोश है और हम उनके साथ हैं, वो हमारे नेता, वो हमें जो आगे बढ़ाएंगे, वो हमें टिकट दिलवाएंगे। तो आप किसके करीबी हैं? आप किसी के करीबी नहीं है। देखिए, मैंने आपको प्रिंस भाई एक बात बताई है, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे साजिंदे होते हैं किसी गायक के नीचे जो गढ़े बेंजू बजाते हैं, वो लगभग सारी उम्र साजिंदे रहते हैं, उनमें से एक आधा कलाकार बनता है। तो जिनकी आप बात करें ना वो सब लोग लगभग साजिंदे हैं, वो गायक नहीं है। तो वो दरबारी रहे हैं, चाहे वो किसी के दरबार में गए हों, और उन्होंने दरबारीपन के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो मैं दरबारी नहीं था और टिकट के लोभ में भी दरबारी नहीं बनूंगा। मैं माननीय हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी और जो संगठन के लोग हैं उनसे एक बार अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे, सिंगल एक बार कि जी हम यही हमारी पारिवारिक परिस्थिति में यही चीज़ें हमने काम कर रखी हैं। अगर आप सर्वे कराते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम जो परंपरागत राजनीति है उस पर मैं उस ट्रैक पर मैं तो नहीं जाऊँगा। हम जैसे इस सोसाइटी में थे वैसे ही रहेंगे। कहते हैं कि जो एडवोकेट संजीव तक्षक है, जिनको गुड्डू तक्षक के नाम से जानते हैं लोग पूरे चरखी दादरी जिले के अंदर, क्षेत्र के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक फेम के बड़े भूखे हैं, बड़ी लालसा रहती है अपने आप को आगे रखने की, अपना नाम चमकाने की, अपना चेहरा चमकाने की। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि अब चुनाव में भी आए हैं तो इसी लालसा के चलते कि अपने आप को चमका सके, अपने आप को जो आगे के लिए तैयार कर सके। देखिए, बार बार 10वीं करने की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसका मनोबल कमज़ोर हो। अगर जिस फेम की बात करें वो फेम तो मेरा 2010-11 में हो लिया, 13-14 में हो लिया। मेरा कोई एक मूवमेंट तो है नहीं, मुझे याद नहीं कितने मूवमेंट, 1000 हैं, 1200-1500 हैं। तो जिस फेम की बात कर रहे हैं वो फेम मेरा हो लिया 2011, 12, 13, 14 में। अब 2-3 सवाल आपने नहीं करे, मैं उनका एग्जाम्पल दे देता हूँ। कुछ एक लोगों के दिमाग में ये वकालत चमका नहीं, तो वकालत भी चमकी हुई है हमारी। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, अब अगर टिकट नहीं मिलती है, एडवोकेट साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ये मुद्दे इसी तरीके से उठाते रहेंगे, फिर ये जब चुनाव नजदीक आएगा फिर तब शुरुआत होगी? मैंने तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं तो 12 दो तरह एक नदी होती है, एक तो 12मासी नदी, एक बरसाती नदी। मैं तो 12मासी नदियों में से हूँ। 2010 से लेके एक बार मुझे बता दो, कोई दादरी में आदमी वहाँ आप चुप थे, मैं चुप रहता ही नहीं। तो ये मेरी फितरत बन चुकी है। पार्टी टिकट ना दे वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर जनता कहती है कि एडवोकेट साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, टिकट ना मिले तो क्या रहेगा फैसला? 1 मिनट में लड़ देंगे, कोई रॉकेट साइंस है चुनाव लड़ना। जनता दादरी की बड़ी अच्छी है, बारडाई बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जनता लोगों को पसंद करती है। 1 मिनट में लड़ देंगे, 1 मिनट में फैसला कर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ना पैसे की कमी है, ना भाइयों की कमी है, ना साथियों की कमी है, ना जनता के प्यार की कमी है। कौन सी लंबी रॉकेट साइंस है? आप विधायक बन जाते हैं, सोच लीजिए एक बार, तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आपके पास की चुटकी बजाते आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी अक्सर लड़ाई रहती है, नेताओं को आप अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर कोसते हुए नजर आते हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा जादू है कि आप बनते ही और छड़ी घुमाएंगे और वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बिना बने बहुत कुछ कर दिया, बिना बने बहुत कुछ कर दिया। पुलिस को अंदर जाते देखा लोगों ने, करप्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होते देखा लोगों ने, डीसी जैसे नज़दीक डीसी है, डीसी के पीए उनको अंदर जाते देखा लोगों ने, तहसीलदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते देखे लोगों ने। तो हमने का ना जो मतलब अधिकारियों को यूँ बताया किसी भी कीमत पर समझौता नहीं है। तो अब जिस लेवल पे बैठे हैं उस लेवल पे इतना सब कुछ चल रहा है, ऊंचे लेवल पर चले जाएंगे तो हमारी यही आवाज़ विधानसभा में रहेगी। और आप बताइए, आप बिल्कुल कॉमन सेंस से बताइए, दादरी में आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं लोग, ये नेता, कई बार ये होता है भाई फलाने आदमी के साथ बिल्कुल गलत हो गया, एक पॉलिटिशियन आके थाने में खड़ा हो जाए कि भाई इसके साथ गलत नहीं होने देंगे एसओ साहब। एक पॉलिटिशियन एसपी के पास खड़ा है, भाई इसके साथ गलत नहीं होने देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उन लोगों में से रहेंगे और अब भी वैसे ही है। तो नेचुरली है ना, हम चीज़ों को चेंज तो कर देंगे, बदल देंगे। एडवोकेट साहब, एक जरूरी सवाल रहेगा आपसे। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री जब चरखी दादरी में आते हैं तो आप उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं, आप उनको मुंह पर चोर कह देते हैं, भ्रष्टाचारी कह देते हैं, कहते कि भ्रष्टाचार आप खुद फैला रहे हैं, आप ये बातें उनके मुंह पे बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता। लेकिन कल को अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आपने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ भी इसी तरीके से बोलेंगे? अब भी बोल लग रहा हूँ, कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ, अब भी तो बोल रहा हूँ मैं
कि कांग्रेस के लोकल नेताओं ने भट्टा बैठा दिया कांग्रेस का, तभी तो बीजेपी आई है। और बीजेपी ने कौन सा रॉकेट साइंस चला दिया? और वही लोग 2019 के इलेक्शन में आगे कर दी कांग्रेस ने, जो चोर चक्के थे, तभी तो सिस्टम फेल हो गया। अब भी बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा, 1000 बार टिकट ना मिले से जी, तो मेरी आवाज है ना यूं ही रहेगी। एडवोकेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपका भी चैनल का, प्रिंस भाई और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी ये सुझाव मेरा कि उत्तरी भारत में या दक्षिणी हरियाणा में जहाँ तक कि आपकी आवाज़ आए, अच्छे आदमियों के लिए आप काम करें। शुभकामनाएं। तो हमारे साथ एडवोकेट संजीव तक्षक, गुड्डू तक्षक खास बातचीत में बने हुए थे। चरखी दादरी से कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी ठोक चुके हैं और इनका साफ कहना है कि हम किसी के नीचे रहकर काम नहीं करेंगे, हम किसी के करीब भी नहीं है, हमारी मांग सिर्फ टिकट की है। टिकट अगर पार्टी देती है तो पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं दादरी क्षेत्र के लिए भी हम काम करके दिखाएंगे। अगर पार्टी भरोसा नहीं जताती है तो उसके बाद जो जनता कहेगी वो फैसला हमें मंजूर रहेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे सरकार हमारी खुद की हो, सरकार चाहे बीजेपी की या फिर कांग्रेस किसी भी दल की क्यों ना हो, हमारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहती है, हमारी जो मुद्दों की लड़ाई रहती है, वो यूं ही जारी रहेगी और निरंतर जो है चलती रहेगी। इनके विचार आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस टिकट के लिए उम्मीद लगाए बैठे कि हमें टिकट मिलेगी, यानी कि चुनावी समय पर बरसाती मेंढक बहुत निकलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन नेताओं की दावेदारियों पर भी खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि एक और मजबूत दावेदार चरखी दादरी से कांग्रेस के टिकट का आ चुका है। इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।